हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को तो देख ही लिया होगा कि जो रेनबोस होते हैं उनकी शेप एक्चुअल में सेमी सर्कुलर आर्क नहीं होती, दे आर कंप्लीट सर्कल्स। तो ऐसा क्यों होता है कि हमको वो सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में नज़र आते हैं, हमको उनकी कंप्लीट सर्कुलर शेप क्यों नहीं दिखती? गाइस, आज हम रेनबोज के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे और करेंगे, like what is a rainbow and how is a rainbow is formed and what are the factors which affect rainbow formation and so on. We are going to discuss all of this stuff, and in the end we are going to see why the shape of rainbows is circular and we only see semicircular part. Why does this happen? So let's start. What is a rainbow? A rainbow is an optical phenomena formed when visible light is scattered by airborne water droplets such as rain mist. So one very important observation is this: whenever a rainbow is formed, the sun is always behind you and the rainbow is formed in front of you. Means if you are watching or seeing a rainbow in the morning, means the sun will be at the eastern side in the morning, so the rainbow will be formed in the western side, and in the evening time you are going to see a rainbow in the eastern hemisphere because at that time sun will be in the western hemisphere. मतलब कि जब भी आप अपने सामने रेनबो को देखते हो तो उस टाइम सन हमेशा आपके पीछे होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सन जिस साइड है उसी साइड रेनबो फॉर्म हो। ये चीज़ अभी आपको थोड़ी देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ऐसा होना क्यों ज़रूरी है। अब एक और ज़रूरी बात, क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमको रेनबो केवल रेनी डे पर ही दिखेगा? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। रेनबो फॉर्मेशन में हमें सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ पर भी ये दोनों चीज़ अवेलेबल होंगे और हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस मिलेंगी तो रेनबो फॉर्म हो सकता है। लाइक आप एक फाउंटेन के पास भी एक रेनबो ऑब्जर्व कर सकते हैं और वाटरफॉल्स के पास तो ये चीज़ें होना नॉर्मल होता ही है, और आप सी के पास, एक सी शोर के पास भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब रेनबो के पीछे फिजिक्स क्या होती है? रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन। हम ये तीनों जो इफेक्ट्स हैं, ये तीनों जो ऑप्टिकल फिनोमेना हैं, इनको अच्छे से एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन। बेसिकली व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the bending of light when light travels from one medium to another medium. इसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बी इट रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब कि एक हाई डेंसिटी मीडियम से लो डेंसिटी मीडियम में जाए या फिर लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में जाए, तो लाइट का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। जो लाइट रेज होती हैं वो अपने नॉर्मल पाथ से डिफ्लेक्ट होती हैं। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। Now let us see and understand the process of refraction with a simple example. In this we have taken a glass slab and the light is incident obliquely on the air glass interface. Obliquely means it is neither parallel nor perpendicular to the interface. So when this light is incident on the glass slab, there is banding of light. When the light enters in the glass region, the light bends towards the normal. So this is the refraction. This is the bending of light. Similarly, it happens when the light moves from the glass to the air medium. When the light moves from the glass to the air, then it bends away from the normal. Normal is the perpendicular line which is drawn at the incident point, incident surface. Okay, so the medium from which the light is incident is known as the
incident medium, and where the medium in which refraction occurs, where bending occurs, it is called the refractive medium. ओके, सो मतलब कि जब भी लाइट बेंड होती है उस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. और नॉर्मल क्या होता है, जहाँ पर इंसिडेंट हुई है लाइट, उस पॉइंट पे जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज आवर नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो गाइस, ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इसका मेन कॉज होता क्या है? इट इज द चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. और इसी लाइट की स्पीड के चेंज की वजह से जो होता है, हमारी लाइट रेज अपने अर्लियर पाथ से डिविएट होती हैं, क्योंकि या तो वो स्लो डाउन हो जाती हैं या फिर उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो हल्का सा डिविएट हो जाती हैं. सो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें ये कैसे पता चलता है कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? हम ये कैसे पता लगाते हैं? साथ ही साथ हमको ये कैसे पता चलता है कि लाइट ज़्यादा बेंड होगी या फिर कम बेंड होगी? तो ये हम एक लॉ से देखते हैं, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin theta 1 is equals to n2 sin theta 2. Here n1 is the refractive index of the incident medium and n2 is the refractive index of the refractive medium. Theta 1 is the angle of incidence and theta 2 is the angle of refraction. So from all these four values, you can easily see that when a light travels from a rarer to denser medium, light will bend towards the normal because the angle of refraction will be less. You can say that when a light travels from a denser to rarer medium, it bends away from the normal because the angle of refraction will be greater than the angle of incidence. So this is all about our refraction and the Snell's law, and refraction forms the basis of dispersion of light. So now we are going to enter into our next part, and that is dispersion of light. So we are going to understand this by taking a very simple example. So अब हमने क्या किया, हमने वाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया ऑब्लिकली. ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर? सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ऑपोजिट फेस है ग्लास प्रिज्म का, जहाँ से लाइट इमर्ज हुई है, वहाँ पर वाइट लाइट इमर्ज नहीं हो रही, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस कलर्स इमर्ज हो रहे हैं वाइट लाइट के फॉर्म में. एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस कलर्स का स्पेक्ट्रम इमर्ज होता है, बट हमको वो कलर्स इजीली दिख जाते हैं जिनका कंट्रास्ट हाई होता है. लाइक हमको जो है विबग्योर फॉर्म में हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं. इधर से हमको देख के पता चलता है कि रेड लाइट जो है वो लीस्ट बेंड हुई है और जो वायलेट लाइट है वो मैक्सिमम बेंड हुई है. ऐसा क्यों हुआ कि रेड सबसे कम बेंड हुई और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुई? और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्पर्जन हुआ क्यों, ये वाइट लाइट जो थी ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूटी ही क्यों? इसके पीछे तो कुछ रीज़न होगा ना. इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, जहाँ रिफ्रैक्शन और एक्चुअल में डिस्पर्जन होता है, वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. मतलब कि यहाँ पर जो ग्लास प्रिज्म है जिसमें रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हुआ है, वो एक्चुअल में इसलिए हुआ है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास प्रिज्म का, वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है. जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि जब हम वेवलेंथ 405 नैनोमीटर की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.343 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ PSB मींस क्राउन ग्लास का 1.345 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन मींस फ्लिंट ग्लास का 1.633 है. बट अगर यही बात हम 633 पर करें
नैनोमीटर पे वेवलेंथ पर करें तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये कम हो रही है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा एक कलर का, एक स्पेक्ट्रम का, उतनी कम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मतलब बेंडिंग कम होगी। यही रीज़न होता है कि रेड लाइट कम बेंड होती है जबकि वायलेट लाइट ज़्यादा बेंड होती है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम होता है जिसकी वजह से उस ग्लास प्रिज्म का वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और कॉन्सिक्वेंटली वायलेट लाइट जो होती है वो मैक्सिमम बेंडिंग शो करती है। क्योंकि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि वो अपने इनिशियल पाथ से काफ़ी ज़्यादा डिविएट हुई है। Alternatively, we can say red light travels faster than violet light in a glass prism. That is why red light deviates the least while violet light deviates the most in a glass prism. Now what happens is that during the rainy time, when raindrops are in our atmosphere, then these small raindrops, nearly spherical in shape, act as glass prism. So in these raindrops we have refraction, then we have dispersion of light and then we have total internal reflection. तो चलिए हम देखते हैं कि एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप में रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिरकार होता कैसे है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक वाइट लाइट की रे जो है वो इस रेन ड्रॉप पर गिर रही है, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा जो हमारी आंखों पर आके गिरेगा ही नहीं, तो उसका तो रेनबो फॉर्मेशन से कुछ लेना देना है ही नहीं। इस वाइट लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा। जब ये वाइट लाइट एयर से इस रेन ड्रॉप पर गिरेगी तो ये रिफ्रैक्ट होगा और उसी टाइम पर ये जो वाइट लाइट है ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाएगी विबग्योर की फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पर जो है डिस्पर्जन भी होगा साथ साथ। तो जैसे ही ये वाइट लाइट इस रेन ड्रॉप के ऊपर फॉल करी है तो लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर में टूट गई है, और जब ये वाइट लाइट के कंपोनेंट्स रियर सरफेस ऑफ रेन ड्रॉप से टकराए तो ये बाउंस बैक हुए, ये उसी रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट हो गए। यहाँ पर हमको एक डाउट आ सकता है कि ये रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, ये भी तो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी तो हमारा डेंसर से रेयर जा रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्यों हुआ आखिरकार। एक्चुअल में यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होता ही है क्योंकि डेंसर से रेयर जाता है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। तो अब हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन में स्टडी किया कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। तो ऐसे करते करते एक स्टेट ऐसी आती है जिस पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है, और इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल, मतलब कि जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल के इक्वल कर देते हैं तो जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मतलब उस एंगल या उससे बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो जो रे ऑफ लाइट है वो विद इन डेंसर मीडियम ही रिफ्लेक्शन शो कर जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है तो जब वाइट लाइट हमारी रेन ड्रॉप के ऊपर गिरती है तो वो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट होती है, डिस्पर्स होती है, और जब डिस्पर्जन हो जाता है तो जो डिस्पर्स्ड लाइट रेन ड्रॉप के अंदर ट्रैवल करती है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसा कि अब हमने सारे ऑप्टिकल फिनोमेनास को स्टडी कर लिया जो कि रेनबो फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अब हम एक्चुअल रेनबो फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने ये जो हमारा बीच में सेंटर है दैट इज़ अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप एंड वाइट लाइट इज़ फॉलिंग ऑन दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप। So, as light moves from rarer to denser medium, there will be refraction as well as dispersion, and
violet light will deviate the most. So as it hits the rear surface of the raindrop, it gets internally reflected because the angle of incidence at that specific point is greater than the critical angle for this raindrop, for this refractive index. So it's get internally reflected. So after this internal reflection, it again hits the front surface of the raindrop. So as you can see here, for normal rainbows, the angle of incidence here do not match with the critical angle. So it do not get internally reflected again, but it simply refracts and light emerges out as a spectrum of VIBGYOR. Now let us see the angle between the incident and the emerging light. For the violet light, the angle between the incident and the finally emerging light is 40 degrees, while for red light this angle is greater and that is 42 degrees. So means violet light emerges at a lesser angle while red light emerges at a larger angle. So this is the reason why we see red color on the top of the rainbow and violet color on the bottommost part of the rainbow in normal primary rainbow. As you can see from the given animation, the raindrops which are on the top of the atmosphere reflects red light which reaches our eyes, and the raindrops which are a bit lower than those raindrops reflect violet light which reaches our eyes. Let us see this point in a little bit more detail. Let us see how red and violet appears as upper and lowermost part. अब जैसा कि हम सभी लोगों को दिख रहा है कि जिस रेन ड्रॉप पर वाइट लाइट फॉल हो रही है वो डिस्पर्स तो एक्चुअल में सारे कलर्स कर रही है, बट फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको उस रेन ड्रॉप का केवल रेड पार्ट ही नज़र आ रहा है, हमको बाकी कलर्स क्यों नज़र नहीं आते? So as the highlighted raindrop refracts all the colors, but we are seeing only red color because only red color from that particular raindrop reaches our eyes. So this particular raindrop appears red to me, but it can happen that a person standing a little bit above me or next to me can see the particular raindrop as violet. सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पोजीशंस अलग हो सकती हैं. इफ़ टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग अ लिटिल बिट अपार्ट, सो देयर पोजीशंस आर डिफरेंट. सो इफ़ देयर पोजीशंस आर डिफरेंट, देन देयर पोजीशंस ऑफ देयर आईज आर ऑल्सो डिफरेंट. आईज आर द ओनली रीज़न दैट वी सी कलर. तो अगर आईज की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है तो हमें एक ही रेन ड्रॉप की वजह से डिफरेंट कलर्स परसीव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेनबो को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मेरे से एक बड़ा इंसान है, तो हो सकता है कि मेरे को जो बैंड रेड कलर का दिख रहा हो वो बैंड उस इंसान को वायलेट कलर का दिखे. ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट वी हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइज, जिसकी वजह से जो लाइट रेज आएंगी आइज के ऊपर वो डिफरेंट एंगल्स पर होंगी ऑन बोथ द पर्सन आइज. क्योंकि हमको दिखेगा तो वो कलर जो हमारी आइज़ के ऊपर डायरेक्टली फॉल करेगा. हमको स्पेक्ट्रम के वो कलर्स तो नहीं दिख सकते जो हमारी आइज़ से दूर चले गए, जो हमारी आइज़ के ऊपर गिरे ही नहीं, जो हमारे आई लेंस के ऊपर गिरे ही नहीं. तो पोजीशन से हम डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक रेन ड्रॉप मेरी आंखों पर रेड कलर डाले ड्यू टू माई हाइट, बट वही रेन ड्रॉप एक बड़े इंसान की आंखों पर दूसरा कलर वायलेट कलर डाले क्योंकि उसकी हाइट बड़ी है, जिसकी वजह से बाकी सब कलर्स तो उसकी आंखों पर नहीं गिर पा रहे, केवल वायलेट गिर रहा है. तो ये चीज़ डिपेंड करती है. तो अब जो ये प्यारा सा इंसान इस प्यारे से रेनबो को ऑब्जर्व कर रहा है, इसके ऊपर वाली रेन ड्रॉप्स रेड कलर डाल रही हैं. तो अगर इसको वायलेट कलर देखना है तो वो रेन ड्रॉप्स कंट्रीब्यूट करेंगी ना जो ऊपर वाली रेन ड्रॉप के थोड़ा नीचे हैं ड्यू टू एंगल, क्योंकि रेड एंगल हमारी आइज़ पे 42 डिग्रीज पे गिरेगा, बट वायलेट लाइट जो है वो 40 डिग्रीज पे गिरेगी. तो 40 डिग्रीज तो जब अचीव होगा जब वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो रेड वाली रेन ड्रॉप से थोड़ा नीचे हों. तो ऐसे करके ही हमें पूरा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, और यही रीज़न होता है कि हमको रेड कलर टॉप पर दिखता है बट वायलेट कलर हमको बॉटम मोस्ट पार्ट पर दिखता है. आर्क का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहाँ हमें वायलेट ऑब्जर्व होता है. अब
क्या एक ही रेन ड्रॉप की वजह से हमको रेड कलर दिखता है और एक ही रेन ड्रॉप की वजह से हमें वायलेट दिखता है? ऐसा तो नहीं होता। वो सारी रेन ड्रॉप्स जो उस पर्टिकुलर लाइन पर आती हैं, जो कि हमारी आइज से 42 डिग्रीज पर लाई करती हैं, वो सब रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो हमको रेड कलर ऑब्जर्व कराती हैं। और वो सारी रेन ड्रॉप्स जो कि हमारी आइज से 40 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं, वो सब रेन ड्रॉप्स हमको वायलेट कलर देखने में कंट्रीब्यूट कराती हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेन ड्रॉप्स जब मिलती हैं तब हमको एक पर्टिकुलर रेनबो ऑब्जर्व होता है। सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वो सारी रेन ड्रॉप्स जो कि 42 डिग्रीज एंगल पर लाई करती हैं हमारी आइज से, वो सब हमको रेड कलर देखने में हेल्प कराती हैं। तो ऐसी रेन ड्रॉप्स को जब हम मिलाते हैं, जब हम उनकी शेप ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी आंखों के सेंटर पर एक कोन बन रहा होगा। कोन बनेगा जब भी, तो मतलब वो सारी रेन ड्रॉप्स एक पर्टिकुलर एंगल पर लाई करेंगी हमारी आंखों के हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो एक्चुअल में ये सारी रेन ड्रॉप्स जो कि हमें रेड कलर ऑब्जर्व कराती हैं, ये हमारी आंखों से 42 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं और ये एक पूरा कोन फॉर्म करती हैं, जिसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है। ऐसे ही हमारी जो वायलेट लाइट है, जो वायलेट लाइट को ऑब्जर्व कराने में हमको हेल्प कर रही हैं रेन ड्रॉप्स, वो सब हमारी आइज से 40 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। तो वहाँ पर जो है सारी रेन ड्रॉप्स जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक और कोन बनता है जो कि हमारी आइज से 40 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। तो एक्चुअल में ये सब रेन ड्रॉप्स जब मिलती हैं रेनबो फॉर्मेशन में, तो एक्चुअल में ये एक कोन फॉर्म करती हैं, जिसका जो बेस होता है दैट इज़ अ सर्कुलर फेस। उनका जो बेस होता है वो सर्कुलर फेस होता है, और यही रीज़न होता है कि रेनबोज की शेप सर्कुलर होती है। और ये जो सर्कुलर रेनबोज फॉर्म होते हैं, इनका जो सेंटर होता है, दे आर एक्चुअली द एंटी सोलर पॉइंट। एंटी सोलर पॉइंट का मतलब है कि जो सन के डायरेक्टली ऑपोजिट हो, मतलब जो हमारी शैडो फॉर्म होती है उसका जो टिप होता है वही एंटी सोलर पॉइंट होता है, वही रेनबोज का सेंटर होता है। अब अगर रेनबोज एज कंप्लीट सर्कल्स, फुल सर्कल्स फॉर्म होते हैं, तो हमको उनका केवल सेमी सर्कुलर आर्क ही क्यों दिखता है? क्योंकि जो होराइजन होता है वो बीच रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो की केवल वो आर्क नज़र आती है जो कि हमारी जो शैडो होती है हेड के, मतलब एंटी सोलर पॉइंट जो होता है उससे ऊपर होता है। इसलिए हमको केवल जो होता है उसका सेमी सर्कुलर आर्क नज़र आता है। बट अगर हम किसी एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हों और वी आर लकी इनफ कि उस टाइम रेन भी हो रही हो और सन भी उस टाइम अच्छा खासा शाइन कर रहा हो, तो हमको जो है कंप्लीट सर्कुलर रेनबोज दिख सकते हैं। क्योंकि जब हम एक हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेंगे तो होराइजन जो है बीच रास्ते में आ ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जो होराइजन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था पहले, वो अब नहीं है, तो हमको वहाँ पर कंप्लीट सर्कल्स फॉर्म जो रेनबोज के होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। बाकी अगर हम ग्राउंड पर हैं तो हमें कंप्लीट सर्कल्स नहीं दिख सकते, क्योंकि होराइजन बीच में आना ही है, जिसकी वजह से व्यू का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और हमें केवल थोड़ा सा पार्ट दिखता है रेनबो का। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि 2 पर्सन्स को हमेशा यूनिक रेनबोज ही देखेंगे, वो कभी भी आइडेंटिकल रेनबोज नहीं देख सकते? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 इंसान कभी भी सेम स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अब वो अगर सेम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे तो उनके जो एंटी सोलर पॉइंट होगा, जहाँ से रेनबो का सेंटर अराइज होता है, वो हमेशा डिफरेंट होगा, चाहे थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट वो डिफरेंट होगा क्योंकि वो फिजिकली सेम स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो अगर उनके रेनबो का सेंटर डिफरेंट होगा तो उनका जो रेनबो फॉर्म होगा वो हमेशा यूनिक होगा ना दूसरे वाले से। इसलिए हम बोलते हैं कि 2 पर्सन्स कैन नॉट सी एन आइडेंटिकल रेनबो। उनका जो हमारे लिए रेनबो होता है वो हमेशा हर पर्सन के लिए यूनिक होता है, क्योंकि हमारा एंटी सोलर पॉइंट जो होता है हमेशा यूनिक होता है। अब एक और ज़रूरी बात, हमको रेनबोज डे टाइम में नॉर्मली नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात कि जो एंटी सोलर पॉइंट होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं हाइट ऑफ सन्स, एंड एंटी सोलर पॉइंट इन टर्न डिटरमाइन हाउ मच आर्क ऑफ द रेनबो इज़ विजिबल। तो अगर हम डे टाइम की बात करेंगे तो जो एंटी सोलर पॉइंट है वो हमारे जस्ट पैरों में होगा, मतलब जस्ट सन के ऑपोजिट वाला पॉइंट होगा।
तो उस टाइम पर अगर हमारा एंटी सोलर पॉइंट उस पोजीशन पर है तो हमको तो रेनबोज रेयरली नज़र आएंगे ना उस टाइम। जितना ज़्यादा हाइट पर सन होता है स्काई में, उतनी ही छोटी उसकी आर्क बनती है होराइजन से ऊपर। अब एक और ज़रूरी बात, जो रेनबोज होते हैं वो कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो हमारी जैसे ही मूव करते हैं। जैसे हम मूव करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा वो भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेनबो फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, जो कि ड्रॉप्स की वजह से होता है, रेन ड्रॉप्स की वजह से। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो वो जो कोनिकल पोर्शन होता है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है, वो भी हमारे साथ ही मूव करता है। तो ऐसे ही वो मूव करता है, और जो हमारा रेनबो है वो रेनबो भी हमको अपने साथ साथ मूव होता हुआ अपीयर होता है, क्योंकि डिस्टेंस और एंगल तो सेम ही होता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी रेनबो और डबल रेनबो वी कैन से। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने मेन रेनबो के साथ एक थोड़ा फेंटर रेनबो भी देखा होगा, जिसका जो कलर का पैटर्न है वो जस्ट रिवर्स है प्राइमरी रेनबो से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन रेन ड्रॉप्स में 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो रेड लाइट है वो कम एंगल पे हमारी आइज़ पे फॉल करती है, और जो वायलेट लाइट है वो ज़्यादा एंगल पे फॉल करती है। नियरली वायलेट 53 डिग्रीज़ पे फॉल करती है और रेड लाइट 50 डिग्रीज़ पे फॉल करती है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर होता है कलर्स का वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। और यही रीज़न होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज़ का जो कलर का ऑर्डर होता है वो रिवर्स होता है।